हमारे YouTube चैनल पे LU एकेडमिक्स। यहाँ पे मैं LU के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत मैंने की है बीकॉम से। बीकॉम में सेमेस्टर 5 को बताने जा रहा हूँ आज। उसका यूनिट 1 सब्जेक्ट GST। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले GST क्या है? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती है। ठीक है, समझने के लिए यही एक मतलब है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या और इनडायरेक्ट में क्या? डायरेक्ट माने पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। इनडायरेक्ट माने पर्सन कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड पेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप 50 लाख कमा रहे हो तो इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स भरो अपनी जेब से। और यहाँ पर एक सप्लायर है और एक ये कस्टमर है। ठीक है, अब सप्लायर ने कस्टमर को गुड्स बेचा तो गुड्स में जो प्राइस होता है MRP, तो MRP में क्या होता है? प्लस GST। GST इंक्लूडेड होता है। तो वो GST कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? कस्टमर से। और दे किसको रहा है? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली हम नहीं पे कर रहे हैं, हम किसी और से लेकर किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट में क्या हो रहा था? हम डायरेक्टली पे कर रहे थे। अब डायरेक्ट के एग्जांपल्स हमारे पास है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ये सब नहीं आएंगे, पहले आया करते थे, लेकिन जब से GST आया है सबको एक कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो ये GST वाला मैटर है। तो GST आ जाता है इसका एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स का। अब बहुत सारी टाइप्स ऑफ सप्लाईज हैं हमारे GST के अंदर। तो कुछ है मूवमेंट के बेसिस पे और तो कुछ है टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे। मूवमेंट के बेसिस पे हमारे पास इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, दो तरह के बेसिस निकाल दिए गए, मूवमेंट, टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में 3, मूवमेंट में 2। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई है क्या? सप्लाई क्या है? All forms of supply made or agreed to be made for a consideration in course or furtherance of business। सेम टू सेम लाइन आपको टेप के आनी है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स में दूंगा, बस इसको आप पढ़ के चले जाओ, यही टेप कर आ जाओ, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, नंबर कोई नहीं काटेगा। याद करने में भी आसान, छोटे छोटे नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेन चीज ये है यहाँ पे, मेड या फिर अग्रीड टू बी मेड, दो चीजें हैं, मेड या अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरी चीज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट, कंसिडरेशन हो या ना हो, बट क्या होना चाहिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और वो सारी एक्टिविटीज भी सप्लाई कहलाएंगी जो शेड्यूल 1 में दी गई। ठीक है, तो 3 चीजें हमने सीख ली, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? सप्लाई में क्या क्या नहीं आएंगे? तो वो सारी एक्टिविटीज नहीं आएंगी जो शेड्यूल 3 में दी हुई हैं। शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है? वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कि सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो हमने यहाँ पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो हम इसको थोड़ा सा इनहेंस करेंगे, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दो, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब विद कंसिडरेशन में अगर वो बिजनेस के दौरान है, अगर आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? पहले आप ये समझो कि आपके पास गोल्ड है। ठीक है, आप उसको एक दिन बोलते हो कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ए को सेल कर देते हो आप गोल्ड को। ठीक है, रोज रोज नहीं कर रहे हो, एक दिन आपने कर दिया, तो ये आपका इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई गोल्ड का व्यापारी है, ठीक है, कोई गोल्ड का व्यापारी है और वो ए को, बी को, सी को, सब किसी को भी सेल कर रहा है। ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यही मतलब होता है उस चीज का। सबसे पहले इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो टैक्सेबल होगा, अगर नहीं इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो टैक्सेबल होगा, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन देकर ये बता सकती है कि ये चीजें हैं जो टैक्सेबल नहीं होंगे अगर वो बिजनेस के में नहीं किया जाए। अगर वो पहली बार कर रहे हैं या ऐसे ही कर दिया, कुछ फर्नीचर बेच दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारे टैक्सेबल नहीं होंगे अगर गवर्नमेंट कह देती है तो, जब तक नहीं कहती तब तक टैक्सेबल है। अब विथाउट कंसिडरेशन में अगर रिलेटेड पर्सन से की गई हो, डिस्टिंक्ट पर्सन से की गई हो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर अदर पर्सन से कोई किया गया है तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब है अपने पास सप्लाई विथआउट कंसिडरेशन, जो हमने यहाँ पढ़ा कि शेड्यूल 1 में जो जो सप्लाईज होंगी, जो जो एक्टिविटीज होंगी वो सप्लाई मानी जाएंगी। ठीक है, इवन विथआउट कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है, इवन विथआउट कंसिडरेशन। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन मतलब पैसा ना दिया गया हो इन रिटर्न, तो भी वो सप्लाई मानी जाएंगी। अब कौन कौन से हैं ये सब एक्टिविटीज? तो पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इन दोनों के बीच में अगर विथआउट कंसिडरेशन है तो भी माना जाएगा कि वो सप्लाई है। ठीक है, अगर सपोज करो कोई आपको गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट दे देता है जो 49,000 की है, ठीक है, तो ये आपको टैक्सेबल है या नहीं है, बताइए। ये आपको टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर वहीं कोई 51,000 का दे देता है तो ये आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और ये कितना टैक्सेबल होगा, देखो 50,000 तक का एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अगर 50,000 के अंदर है कोई भी गिफ्ट या फिर 50,000 का है कोई भी गिफ्ट, ठीक है, अगर कोई भी गिफ्ट 50,000 या 50,000 के नीचे का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे ही इससे 1,000 भी ऊपर गया तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 51,000। ऐसा नहीं कि 51,000 माइनस 50,000 कर देते हैं तो 1,000 रुपए टैक्स कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या फिर एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स दे रहा है तो उसको भी सप्लाई मानना है विथआउट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स दे रही है विथआउट कंसिडरेशन, जो बच गया माल नहीं बिका, अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा कोई एजेंट है, मेरा ग्लास का बिजनेस है, अगर मैं ग्लास को एजेंट को बोलता हूँ कि लो भाई ग्लास ये तुम बेच दो जाकर, अगर वो नहीं बेच पाता है तो वापस मुझे देगा। ठीक है, विथआउट कंसिडरेशन देगा, मान लो, समझ लो, विथआउट कंसिडरेशन देगा। विथआउट कंसिडरेशन देगा तो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो सप्लाई, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में दी हुई है। ठीक है, चौथी चीज, import of services by a person from related person or any of the establishment outside India। अब कहीं बाहर से, इंडिया है यहाँ पर, अब इंडिया के कहीं बाहर से मंगाया जा रहा है, अमेरिका से कोई सर्विस ली जा रही है। ठीक है, कोई भी सर्विस ली जा रही है किसी रिलेटेड पर्सन से, समझ में आ रहा है, कोई भी सर्विस अपने रिलेटेड पर्सन से, कोई भाई हो गया तुम्हारा या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो और वो कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो अगर बिना कंसिडरेशन भी है, तुम्हारा भाई है, तुमने उसने बोल दिया कि चलो पैसे मत देना, सर्विस ले लो तुम, तो ऐसा नहीं है कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो भी एक सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीजें थी जो विथआउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएंगी। पहली, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या फिर एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। चौथा, import of services by a person from related or from any of other establishments outside India in course और furtherance of business। दूसरी चीज आती है हमारे पास शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में वो सारे एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है कि कौन सी एक्टिविटी तुम्हारी गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी और कौन सी एक्टिविटीज तुम्हारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अगर गुड्स के साथ साथ टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया जाए तो हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है
तो वो गुड्स का सप्लाई है। अगर ट्रांसफर ऑफ राइट्स हो रहा है विथआउट टाइटल, मेन चीज क्या है, विथआउट टाइटल, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है। अब ट्रांसफर अपॉन द फ्यूचर पेमेंट, अब टाइटल ट्रांसफर करना है किसी फ्यूचर पेमेंट के बाद, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में हमेशा याद रखना सर्विसेज होंगी, ठीक है। या तुम लीज पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, कुछ भी करो, भले कमर्शियल इंडस्ट्रियल किसी भी चीज को रेंट पे दे दो, तो वो सर्विसेज मानी जाएंगी। अब कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस हो रहा है तो वो भी सर्विस मानी जाएंगी। अब और कुछ चीजें हैं जैसे कि बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर करना, तो उसमें अगर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, मैं ही बिजनेस कैरी कर रहा हूँ और मैंने ही कहा कि मेरा जो एसेट है उसको डिस्पोज कर दो या ट्रांसफर कर दो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर goods are held used for the business are put in private use or made available to any person for use or any other person in business or any under the direction of person carrying on the business, अगर मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने कह दिया कि वो मेरा एम्प्लॉय है, उसको दे दो वो गुड्स, उसको वो एसेट दे दो जाकर और बोलो कि वो यूज करे, तो ये वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो गुड्स नहीं माना जाएगा। अगर मैं ट्रांसफर या फिर डिस्पोज कर देता तो माना जाता, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांसफर या डिस्पोज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उसको अवेलेबल करवा रहा हूँ कि लो तुम यूज कर लो, मेरा बिजनेस एसेट तुम यूज कर लो, तो दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब अगला है वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स forming part of asset or of a business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of business immediately, तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स, ठीक है। पांचवा अपने पास रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कुछ भी हो, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग, डेवलपमेंट डिजाइंस, प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, तो सर्विसेज में आएंगी, ठीक है। सारी चीजें कहाँ आएंगी, सर्विसेज में आएंगी। और क्या है अपने पास, हमने देख लिया शेड्यूल 2 में कुछ चीजें थी जो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इन दोनों में क्लासिफाई किए गए हैं। अब हमारा शेड्यूल 3 जो है वो कहता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो ना ही तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। एक्टिविटीज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये कहाँ बताया गया है, शेड्यूल 3 में। तो उसमें सबसे पहला है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, दूसरा है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, तीसरा फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। अगर इन सब के द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जा रही है, कोई भी फंक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। कोई ड्यूटी कोई कर रहा है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के पास कोई ओहदा है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। तीसरी बात है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, चेयरपर्सन कुछ भी हो, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी बना दी है, वहां का कोई अगर कोई चेयरपर्सन है, कोई मेंबर है, कोई डायरेक्टर है, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। चौथी चीज सर्विसेज इन funeral, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, अगर कोई डिसीज्ड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इधर से उधर, या फ्यूनरल के लिए कोई सर्विसेज दी जा रही है, या किसी को जलाने के लिए कोई सर्विस दी जा रही है, वो मर गया है, तो उन सबको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। सेल ऑफ लैंड है तो ये भी नहीं माना जाएगा। छठा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन तीन चीजों को छोड़कर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो उसको वो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। अब सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी अदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विथआउट एंटरिंग इनटू द इंडिया, अगर जहां टैक्स नहीं लग रहा और यहाँ नहीं लग रहा और इंडिया में लग रहा है, अगर वो गुड्स इंडिया के थ्रू नहीं गया तब तो वो बच जाएगा सप्लाई बनने से, लेकिन अगर वो इंडिया के थ्रू गया तो वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट चला जाता है यहाँ से यहाँ तो बच गया, सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो इंडिया में एंटर करके गया तो वो सप्लाई माना जाएगा।
आठवीं चीज है अपने पास सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन, तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है तो भी वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो सप्लाई नहीं मानी जाती थी, जो कि कहाँ प्रोवाइड की गई हैं, शेड्यूल 3 में। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास दो तरह के सप्लाईज, कौन कौन से। पहला है कंपोजिट सप्लाई, दूसरा है मिक्स सप्लाई। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई? इट कंसिस्ट ऑफ two or more supplies which are naturally bundled in the conjunction with each other, one of which is a principal supply. Tax liability shall be the principal supply. क्या मतलब है इसका? अगर एक से दो चीजें, दो से ज्यादा चीजें, जैसे कि मोबाइल और चार्जर, पहले क्या होता था, ये दोनों साथ में दिए जाते थे। ठीक है, अगर साथ में नहीं दिए जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, नेचुरली बंडल्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई एक जो होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। प्रिंसिपल सप्लाई इन दोनों में कौन सा है, तो मोबाइल है। ठीक है, अब टैक्स लायबिलिटी किसकी लगेगी, मतलब जो जीएसटी का रेट लगेगा वो किसका लगेगा, कि चार्जर का लगेगा या मोबाइल का लगेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई जो भी होगा उसका रेट लगेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, फोन है, तो फोन का रेट लगेगा। ठीक है, फोन का जीएसटी रेट लगेगा। मिक्स सप्लाई में क्या है कि दो से ज्यादा चीजें तो होंगी लेकिन वो एक ही प्राइस पे दी जाएंगी। नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब वो अलग अलग भी बेची जा सकती थी लेकिन उनको साथ में बेचा गया। ठीक है, थ्रू कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली बट सप्लाइड टुगेदर, अलग अलग भी बेचा जा सकता था लेकिन वो एक साथ बेचा गया। अब इसमें जो है टैक्स किसका लिया जाएगा, एक का दूसरे का किसका लिया जाएगा अब तो पता नहीं है। तो जिसका भी टैक्स रेट ज्यादा होगा, जिसका भी ज्यादा होगा, इसका ज्यादा है इसका रेट मारो, इसका कम है इसका नहीं मारो। ठीक है, ऐसा होता है। तो टैक्स लायबिलिटी जिसका भी ज्यादा होगा रेट, उसको उसका रेट उसमें लग जाएगा। अब आता है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर तो सबको मालूम होगा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर। टर्नओवर माने सेल्स। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर मतलब, एग्रीगेट का मतलब है ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जिम्ड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंटरस्टेट सप्लाईज, इन चारों चीजों को मिलाकर क्या बन जाएगा अपने पास, एग्रीगेट सप्लाई। बट क्या नहीं इंक्लूड होगा इसमें, तो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या फिर सेस, ये सब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो, अब सपोज करो कि हमने कोई 50,000 का गुड्स बेचा जिसपे अब 18% और जीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी लगेगा क्या मतलब है कि अब 9,000 रुपये जीएसटी भी लगेगा, मतलब 59,000 हो गया टोटल। तो अब इसमें सप्लाई क्या माने जाएगा, कौन सी सप्लाई, 50,000 या फिर 59,000। तो इसमें जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 50,000। तो ये 50,000 को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, तो ये 50,000 इंक्लूड होगा, ना कि 59,000 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये था इसका मतलब कि इसमें ना सेंट्रल टैक्स आएगा, ना स्टेट टैक्स आएगा, ना यूनियन टेरिटरी टैक्स आएगा, ना इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा, ना ही आएगा सेस। ठीक है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सेस कितना परसेंट होता है, तो 4% होता है, इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा लिंक, कहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं ये वाले नोट्स। ये नोट्स बहुत ही प्रिसाइज्ड हैं, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। ठीक है,